हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। और बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। चूँकि डेरिवेशन लंबा है तो आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जब अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो ये डेरिवेशन आपको आसान पड़ेगा। सबसे पहला काम है हम फिगर अच्छे से बनाना सीख जाएं। तो ये हो गया एक अनंत, एक जो है लंबा, एक सीधा लंबा धारावाही चालक। इसका नामकरण हमने किया एक्स वाई हो गया। और यहाँ पे मध्य बिंदु ओ से स्मॉल ए दूरी पर एक बिंदु पी, यहाँ पे हमने डिस्टेंस ए दिखा दिया। और इस बिंदु पी यहाँ पे कितनी दूरी पर है? मध्य बिंदु ओ से स्मॉल ए दूरी पर एक बिंदु पी हो गया। चलिए एक एक्स वाई, अब इसके बाद जो है अब शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे एक अल्पांश लेंगे, अल्पांश ए बी ले लेते हैं। ए बी अल्पांश हमने यहाँ पे ले लिया, ये अल्पांश ए बी। और इस अल्पांश की जो लेंथ है, लंबाई है, वो हमने डी एल रख दिया। अल्पांश ए बी, उसकी लंबाई कितनी रख दिया? डी एल लंबाई का एक अल्पांश ए बी ले लिया। यहाँ पर यहाँ से ले लीजिए, डी एल लंबाई का अल्पांश ले लिया ए बी। अब अल्पांश के बिंदु ए से बिंदु पी को ऐसे मिला दिया। इसी तरीके से अल्पांश बी, अल्पांश के बिंदु बी को भी पी से ऐसे मिला दिया, पी से मिला दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद जो एक्स वाई है उन दोनों बिंदुओं को भी हम, बिंदु एक्स को भी पी से ऐसे मिला देते हैं। और यहाँ पे इसको भी आप पी से मिला ही दीजिए। ये इस तरीके से हम इनको मिला दिए, चूँकि अपने को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। अब जो अल्पांश ए बी है उसकी जो लंबाई है, वो अल्पांश ए बी की लंबाई को हमने यहाँ पे आर दर्शा दिया। ए से जो पी बी रेखा है वहाँ पे एक लंब खींचता है, ए सी लंब खींच दिया ऐसे। यहाँ पे कौन सा लंब खींच दिया? ए सी लंब खींचा। और बी पर जो है कोण, जो कि हम पहले से ही यहाँ पे मान चुके हैं, यहाँ पे कोण दिखा दिया थीटा। ये थीटा एंगल, यहाँ पे बी पर कौन सा कोण बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है। अच्छा, इस अल्पांश में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो भी दिखा देते हैं। ये आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो गई। कितनी दूरी पर अल्पांश है? डीएल लंबाई का अल्पांश जो है वो ओ से कितनी दूरी पर है? वो एक्स दूरी पर है। तो इसकी डिस्टेंस को आप दिखा सकते हैं कि ओ से एक्स दूरी पर जो अल्पांश है, ओ से ए तक की दूरी कितनी है? एक्स है। यहाँ पे ए सी लंब खींचा गया है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो हम अब अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। फिगर बन गया है यहाँ पे। चलिए अभी थोड़ा सा कोण बना देते हैं। यहाँ पर जो है ये अगर एंगल, इस एंगल को हम मानते हैं फाई वन एंगल, ये एंगल है फाई वन। और ये वाला जो एंगल है उसको मान लिया फाई टू। यहाँ पे ये जो एंगल, ये इसको हम बाहर निकाल के बता दिए, ये फाई टू एंगल है। और जो अल्पांश बना रहा है यानी कि ए बी के बीच का ये जो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है उसको दर्शाएंगे डी फाई से। ये कौन सा एंगल हो गया? ये डी फाई एंगल हो गया, डी फाई एंगल हो गया ऐसे। फिगर बन गया। अब हम फटाफट जो है डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर इस बिंदु पर है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, है ना। क्रॉस, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ते समय भी हमने क्रॉस लगाया था। क्रॉस का मतलब ये होता है जहाँ पे क्रॉस बना हुआ होता है
वहाँ पर कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी इस बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। और अगर कहीं पे हम अगर ऐसा दर्शाते हैं उसका मतलब होता है कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर, ये कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर, ये कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। तो चलिए फिगर बन गया। अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। बार बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। माना XY एक लंबा सीधा चालक है ये, जिसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। इससे स्मॉल a दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि हमको यहाँ पर कैपिटल B का कैलकुलेशन करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल B का कैलकुलेशन करना है। तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए क्या किया, माना बिंदु O से X दूरी पर dl लंबाई का एक अल्पांश AB है, जिससे बिंदु P की दूरी कितनी है, बिंदु P की दूरी कितनी है, R है, ये दूरी R हो गई। माना कोण YPP, ये Y, ये B और ये P, YBP कितना हमने मान लिया, थीटा मान लिया। अच्छा, ये सारी व्यवस्था करने के बाद यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम लागू हो जाएगा। तो बायो सेवर्ट के नियम से अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, dV इक्वल टू μ0 4π इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हम चलते हैं, अल्पांश के कारण तो तीव्रता निकल गई, लेकिन अपने को चाहिए कैपिटल B का मान। तो B का मान निकालने के लिए अभी इसी में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। dV में हमको सुधार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सुधार करने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कोण OPA है उसको हम फाई के बराबर मानते हैं। कोण OPA इक्वल टू फाई, यानी कि कौन सा कोण हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा। OPA इक्वल टू फाई, OPA ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो फाई के बराबर होता है। यहाँ पे हमने रख दिया फाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाई 2 है, फाई 1 है, ये D फाई है, फाई है, 4 प्रकार के यहाँ पे कोण दिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं माना, यहाँ पे लिखते हैं कि माना कोण OPA इक्वल टू फाई के बराबर, इक्वल टू इसको मान लिया, कोण OPA बराबर फाई के हो गया। अब एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, चूँकि हमने यहाँ पे लंब खींचा है तो समकोण त्रिभुज है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। AC हमने लंब खींचा है, जहाँ पे लंब खींचेंगे वहाँ पर जो है कोण कितने एंगल का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, चूँकि C पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमने लिख लिया ACB में। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये वाला कोण थीटा है, इसको पूरा यहाँ तक बढ़ा देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम कोण B की पर्टिकुलर बात करें, इधर वाले अंदर त्रिभुज की कोण की बात करें, तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन समकोण त्रिभुज ACB में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थी, मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, AC बटे AB हो गया, AC अपान AB के, AC अपान AB के हो गया। इसकी सहायता से AC का मान निकाल लीजिए। तो यह AC इक्वल टू हो जाएगा AB साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के, ठीक है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा की ही हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे या AC इक्वल टू AB साइन थीटा के, या यहाँ पे लिखेंगे AC इक्वल टू AB का मान कितना है, DL के, DL साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में AC की वैल्यू कैलकुलेट किया है और 3 में भी AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कैसे। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज PCA, यहाँ पे P है, ठीक है ना, यहाँ पे P हो गया, और C कहाँ पे है, PCA ये वाला है, मतलब इसी का दूसरा हिस्सा। तो PCA में यानी कि एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है। लंब खींचने पर एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है।
तो इसमें कोण क्या है डी फाई, तो हम साइन डी फाई निकालेंगे। तो साइन डी फाई इक्वल टू साइन डी फाई, लंब क्या है ए सी है, और कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी, यहाँ पे ए पी हो जाएगी, या ए सी इक्वल टू ए पी साइन डी फाई। अगर यहाँ पे डी फाई का मान अत्यंत कम हो तो हम साइन डी फाई को इक्वल टू डी फाई के बराबर मान सकते हैं, या हम इसको ऐसा लिखेंगे ए सी इक्वल टू, अब ए पी का मान आर है, आर डी फाई, यहाँ पे हमने ऐसा लिख लिया सिंस साइन डी फाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी फाई की, कब, जब इसका मान अत्यंत कम होगा। तो ए सी इक्वल टू किसके हो गया, आर डी फाई की। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, तीसरा समीकरण। समीकरण 2 भी ए सी की वैल्यू दे रहा है और समीकरण 3 भी ए सी की वैल्यू दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर देते हैं। चलिए इसकी तुलना कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 2 व 3 से दोनों की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे डी एल साइन फाई इक्वल टू आर डी फाई की, इसकी सहायता से डी एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, या हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट समीकरण 1 में डी एल साइन फाई की जगह साइन फाई का मान रख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे डी एल साइन फाई नहीं है, डी एल साइन थीटा है, डी एल साइन थीटा इक्वल टू आर डी फाई। डी एल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या दे रहा है, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा की जगह आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर की। ये हो गया। अब आर आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमको जो चौथा समीकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा, या डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी फाई अपॉन किसके, आर के। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन मिल गया। तो चौथे इक्वेशन में भी हमने डी वी को ही संशोधित किया है, इसको और ज़्यादा हम रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे और ज़्यादा इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या सुधार ले आएंगे, चलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी ये वाला त्रिभुज है, ए ओ पी में। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम कॉस फाई निकालेंगे। कॉस फाई इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए अपान आर के हो जाएगा, ए बटे आर के हो गया। कॉस फाई इक्वल टू किसके हो गया, ए अपान आर। इसकी सहायता से 1 अपान आर का मान कैलकुलेट करते हैं, तो 1 अपान आर इक्वल टू हो जाएगा कॉस फाई अपान ए के, कॉस फाई अपान ए के हो गया। समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर, तो जो समीकरण 4 है वहाँ पे 1 अपान आर के स्थान पे रख देते हैं, तो डी वी इक्वल टू हो जाएगा, डी वी बराबर हो गया किसके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी फाई कॉस फाई अपॉन ए के, कॉस फाई अपॉन ए के। अब हमको सबसे इम्पॉर्टेंट जो 5वां इक्वेशन मिलेगा, देयरफॉर डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, इसको अलग कर देते हैं, और कॉस फाई और
डी फाई की। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए, 5वां इक्वेशन हमको मिल गया। अभी तक हम केवल कंटिन्यूस डी का ही मान कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी में सुधार कर रहे हैं। तो समीकरण जो 5 है, इसमें प्रदर्शित जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज़ के तल की लंबवत नीचे की ओर होगी। इस केस में यहाँ पे हमने क्रॉस दिखाया है। क्रॉस क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV है अल्पांश AB के कारण, उसकी दिशा कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो ये तो अल्पांश के कारण तीव्रता हो गई। अब इसी प्रकार संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे मिलाया है बिंदु P को x और y से, वो इसीलिए मिलाया है कि संपूर्ण तार के कारण जो है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अतः संपूर्ण चालक x y के कारण, संपूर्ण चालक x y के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो संपूर्ण चालक के कारण जो तीव्रता होगी हम उसको B से दर्शाएंगे और वो इक्वल टू हो जाएगी, B इक्वल टू हो जाएगा, अब समाकलन होगा। किसका समाकलन होगा? dV का समाकलन होगा। कहाँ से कहाँ तक बीच होगा ये ध्यान से देखेंगे। इसकी लिमिट क्या है? -5। यहाँ पे माइनस, ये निगेटिव रहेगा ना, 0, ये नीचे है तो निगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस, ये हमारी सीमाएँ हो गई, φ1, ये उच्च सीमा है φ2, और इसी के बीच हमने रख दिया dV का मान। इसके बीच इसका समाकलन होगा। तो dV का मान उठा के रख देते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन क्या है, कितनी चीज़ें बाहर आ जाएंगी उसको हम बाहर कर लेते हैं, μ0/4π × I/A। ये हो गया समाकलन का चिन्ह। यहाँ पे क्या हो गया? φ1, और यहाँ पे क्या हो गया? +φ2। ठीक है, I/A हो गया। अब cos φ d फाई, cos φ d फाई हो गया। अब cos का समाकलन क्या होता है? sin फाई हो जाएगा cos का समाकलन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। काफ़ी लंबा डेरिवेशन है इसलिए महत्वपूर्ण भी, ए पी हो गया यहाँ पे। तो अब इसका समाकलन करते हैं। तो अगले स्टेप में हो जाएगा इस तरीके से, इक्वल टू μ0/4π × I/A के, और cos फाई का जो समाकलन होता है वो होता है sin फाई। इधर सीमाओं को रख देते हैं, -φ1 और φ2। φ2 उच्च सीमा हो गई, इसको ऐसा लिखेंगे μ0/4π × I/A के, और इसको ऐसा लिखेंगे sin φ2 माइनस, अब चूंकि माइनस बीच में भी रहता है तो ये हो जाएगा डायरेक्टली sin φ1 के, ऐसे sin φ1 के हो गया। या हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ही पर्याप्त हो जाएगा, b इक्वल टू, ये हमारा छठवां समीकरण मिल गया। तो छठवें समीकरण में हमको b मिल रहा है, ठीक है ना। यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। तो हमने अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित किया और हमको इतना प्राप्त हुआ। लेकिन अभी ये पर्याप्त नहीं है जब तक कि इसमें हम विशेष स्थितियां नहीं लगाते हैं। विशेष स्थितियां ही आपको आपके फाइनल वैल्यू तक पहुंचाएंगी। विशेष स्थितियां, ये स्थितियां लिखना बहुत ही आवश्यक है।
तो विशेष स्थितियों में जो पहली स्थिति है वो है जब चालक की लंबाई, जब चालक की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो। केंद्र के समीप हो। पहली स्थिति अच्छे समझिए, जब चालक की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो, तो इस स्थिति में जो φ1 हो जाएगा वो π/2 के हो गया। φ1 बराबर किसकी हो गया? π/2 के। तथा φ2 किसकी हो गया? वो भी आल्सो π/2 के होगा। तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर लंबाई बढ़ती जाएगी तो ये एंगल बढ़ता जाएगा और अंततः जब पैरेलल लंबाई असीमित हो जाएगी। असीमित कब होगी? जब ये 90 डिग्री हो जाएगी ना, ये लाइनें घूमती जाएंगी, ये इसका फैलाव ऐसे होता जाएगा, ये बढ़ती जाएगी तो ये फैलाव ऐसे होता जाएगा। तो ये कब होगा? जब दोनों का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, दोनों का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हुआ तो अतः अगर हम इसकी वैल्यू को कहाँ पुट कर दें? अतः समीकरण 6 से, समीकरण 6 से। तो जब समीकरण 6 में मान रखेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा μ0/4πi/a और sin π/2 प्लस sin π/2 के हो गया। ठीक है, तो साइन इसका भी मान 1 होता है और इसका भी मान 1 होता है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या v इक्वल टू μ0/4πi/a के 1 + 1 के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको मिलने वाला है, v इक्वल टू μ0/4π/2i/a के। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन हो गया। ये आपका 7वां समीकरण हो गया। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, बिल्कुल याद रहे, कुछ किताबों में स्मॉल a के स्थान पर d का उपयोग किया गया है। d का भी उपयोग कर सकते हैं, स्मॉल r का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस के हिसाब से इसका मान बदलता रहेगा। अब दूसरी स्थिति है कि जब तार की लंबाई अनंत हो तथा बिंदु P जो है तार के किसी एक किनारे पर स्थित हो, है ना। तो दूसरी विशेष स्थितियों में हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। जब तार की लंबाई अनंत हो, असीमित भी लिख सकते हैं, असीमित हो तथा बिंदु P तार के एक किनारे पर स्थित हो। ठीक है ना। तो इस स्थिति में जो φ1 है, इस स्थिति में जो φ1 है वो तो हो गया 0 डिग्री तथा φ2 हो जाएगा π/2 से। अब यहाँ पे अतः फिर से किस में जाएंगे हम? समीकरण 6 से। अतः समीकरण 6 से
समीकरण 6 में मान रख दीजिए, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए के, और साइन सबसे पहले कितना है 5/2 है, साइन पाई अपॉन 2 प्लस साइन 0 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या सुधार हो गया, ये 0 डिग्री का मान, और यहाँ पे आई अपॉन ए हो जाएगा, इसका मान 1, इसका मान 0 दिया है। b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। तो ये हो गई जो तीव्रता है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है ना। यही अभीष्ट, यहाँ भी हम लिख देंगे यही अभीष्ट व्यंजक है। तो ये कंप्लीट हो गया अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। इतना आपको लिखना ही होगा, तभी जाके आपकी मैथमेटिक्स कंप्लीट होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।